कैसे आप सब लोग। इकोनॉमी का लेक्चर चल रहा है। ये मान लीजिए यहाँ से बस हमारी आधी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी। मुद्रा बैंकिंग है। पहले पूछा मुद्रा क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका लेन देन में प्रयोग कर सकते हैं, सामान्य रूप से लेन देन में स्वीकार कर सकते हैं। सामान्य रूप से, मेन चीज़ है सामान्य रूप से, है ना, सामान्य रूप से। और इसमें इसमें समानता स्वीकारता, समानता स्वीकारता मुद्रा का आधारभूत गुण है। मतलब अगर मान लो भाई कुछ लोग तो स्टॉक, जो कुछ लोग, खास लोग तो स्टॉक दे सकते हैं, कुछ लोग ड्रग्स दे सकते हैं, कुछ लोग सोना दे सकते हैं कि भाई तू मुझसे ये ले ले, ये दे दे, दारू ले ले, ये दे ले, है ना। परंतु मुद्रा क्या है, जो जो सामान्य रूप से स्वीकारते हो। मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मूल्य का भंडार, है ना। और लेखांकन की इकाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान ली वो जैसे पूछे तेरी औकात क्या है, कोई पूछे भाई कि लड़का कमाता कितना है, कोई पूछे लड़का कितना कमाता है, ये थोड़ी बोलेंगे कि लड़का लड़का 5 किलो घी ले आता है, और 20 किलो आलू टमाटर ले आता है, 50 किलो आलू ले आता है, 10 कुंटल 10 कुंटल गेहूँ ले आता है। ये थोड़ी कोई बोलेगा। 10,000 15,000। और लेखांकन की इकाई वो समझ गया, मूल्य का भंडार, आसानी से हम वो कर सकते हैं। वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिन्हों जिन्हों ऋण के निपटान समेत सभी प्रकार के लेन देन के लिए स्वीकार करना आवश्यक होता है। मतलब वैधानिक मुद्रा ये होती है कि आपने किसी से पैसा लिया और आप उसे वापसी कर रहे हो और वो लेने से मना नहीं कर सकता। ये होती है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर दो टाइप के होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। और 1 रुपये का जो कॉइन नोट होता है उसे भी कॉइन बोलते हैं। अनलिमिटेड के अंदर होता है भाई, ऐसे थोड़ी आप अभी बहुत से केस सुनते हैं कि कोई 15-15 हज़ार अपने कोई पति अपनी पत्नी के लिए 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार के सिक्के दिया है, ऐसे ऐसे होता है ना। पर ये सीन नहीं है। और अनलिमिटेड बैंक नोट या किसी को भी 500 के ऐसे नहीं बोले कि भाई मुझे 2,000 के दो, या 100 के दो, या 300 के दो। मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, आय के स्तर पर और तुम्हारा ब्याज के स्तर पर। ब्याज ज़्यादा होगी तो मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, और आय ज़्यादा होगी तो मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी, है ना। ठीक है, वही ठीक है। मुद्रा की आपूर्ति, किस पर निर्भर करती है? केंद्रीय बैंक पे। वो हम पता है केंद्रीय बैंक स्वतंत्र है, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता ही नहीं है। अब मुद्रा की जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, संतुलित ब्याज दर का निर्धारण। संतुलित ब्याज दर का निर्धारण वो होता है जहाँ मुद्रा की मांग और आपूर्ति बराबर हो। जहाँ मुद्रा की मांग और आपूर्ति बराबर होती है वो संतुलित ब्याज दर होती है। अगर ये मान लो मुद्रा की मांग बढ़ जाए परंतु मुद्रा की आपूर्ति स्थिर रहे तो क्या होगा? ब्याज दर बढ़ जाएगी। और ऐसा ही उल्टा कर लो आप, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए और मुद्रा की मांग स्थिर रहे तो वही ब्याज दर कम हो जाएगी। ये हो गया। अब इससे पहले हम पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड के लिए। अब हम ना ये पब्लिक फाइनेंस पढ़ने वाले हैं, ये मनी बैंकिंग खत्म कर देंगे आज से इजीली, है ना। लोक वित्त, सरकार के वित्त को लोक वित्त कहते हैं, सार्वजनिक वित्त कहते हैं। अर्थशास्त्र में क्षेत्र में इस क्षेत्र में लोक वित्त में इस क्षेत्र में हम पढ़ेंगे सरकार की प्राप्तियां, सरकार के खर्च, सरकार के घाटे आदि। प्राप्ति, खर्च, घाटे, ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम। अब गवर्नमेंट रिसिप्ट, पहले हम सरकार की प्राप्तियां पढ़ रहे हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां, एक होती है रेवेन्यू क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको। एक होती है राजस्व प्राप्तियां, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। एक होती है राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू को होती है राजस्व प्राप्तियां। ये सरकारी आय। इसमें अब पहले पढ़ने वाले हम रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट भाई वो चीज़ होती है जिसके लिए जो रिसिप्ट, मतलब ये मान लो आय, वो राजस्व आय उस टाइप की आय होती है भाई। ना तो आपके लिए, ना तो आपकी इससे देनदारी बढ़ती, आपकी देनदारी भी नहीं बढ़ेगी, है ना। और ना आपको अपनी सार्वजनिक संपत्ति बेचनी पड़ती, ना आपकी संपत्ति कम होती, ना आपकी देनदारी बढ़ती, ना आपकी ना मतलब एक बात मान लीजिए कि किसी देश के लिए अगर उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मतलब ठीक है, मौज लो। ना तो आपको कुछ, ना तो आपका आगे के लिए उधार बढ़ रहा कि भाई दे दे, ना आपका ये हो रहा कि ना आपको कुछ बेचना पड़ रहा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ये होता है बढ़िया, है ना।
और और ये जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं ये दो भागों में विभाजित है, कर राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व होता है, सिंपल सी चीज है, कर भी दो टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पर है ना, अप्रत्यक्ष करों को, कर एक वो होता है, कर एक तरफा भुगतान होता है कि जिसके लिए राज्य कोई कंपलसरी नहीं होता कि भाई आपको ना, कि राज्य की कि राज्य इसके लिए कोई बाधक नहीं होगा कि भैया आपने हमें कर दिया तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, नहीं नहीं, बल्कि जो लोग सबसे ज़्यादा कर देते हैं उन्हें सबसे कम फैसिलिटी मिलती है। करदाता को कोई सेवा व्यवस्था नहीं हो सकता। देखो अभी एक गलती लिख दी ना, यहाँ यहाँ नहीं नहीं लिखना चाहिए था, नहीं होती है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। देन फिर अब हम गैर कर राजस्व पढ़ लेते हैं। फीस हो गई, फाइन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्रॉफिट हो गया, एक्सटर्नल ग्रांट हो गया। जो देखो देखो जैसे हम पहले हमने पढ़ा सरकार की प्राप्तियाँ दो टाइप की हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। पहले हम इसमें हम पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जिसके लिए सरकार की ना तो देयताएँ बढ़ती हैं कि भाई आगे भविष्य में देना पड़ेगा, और ना ही ना सरकार को अपनी संपत्ति कम करनी पड़ती। ये दो टाइप की होती हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व में हमने पढ़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। कर क्या होता है? कर वो होता है कि जो कर एक तरफा भुगतान होता है, सरकार करदाता को सरकार को कुछ कुछ देने के लिए आवश्यकता नहीं होती, मतलब कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। और गैर कर राजस्व में हो गया आपका फीस हो गई, फाइन हो गई, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड डिविडेंड एंड एक्सटर्नल ग्रांट। भारत सरकार को जो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है ना गैर कर राजस्व में, वो हमें उसमें मिलती है आरबीआई जो प्रॉफिट देता है, जो आरबीआई प्रॉफिट देता है ना, 2,80,000 करोड़ रुपए हमने पढ़ा था, 2,80,000 करोड़ रुपए देना है ना। और अब हम पढ़ लेते हैं अप्रत्यक्ष कर, वही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके आपको टैक्स को आगे आप नहीं, प्रत्यक्ष कर वो होते हैं कि जिनके टैक्स को ना आप आगे वो नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये समानता, ये ना इंडिविजुअल चीज़ों पे लगते हैं, आपकी संपत्ति पे लगेंगे, आपकी संपत्ति लेन देन पे लगेंगे, कर पे लगेंगे। उदाहरण के लिए आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, और इसे पर्सनल टैक्स कहते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स इसे मुनाफे पे लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इसे भी केंद्र सरकार और एमसीडी लगाती है। लैंड रेवेन्यू तुम्हारा वो लगाता है स्टेट। फिर इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें आप बर्डन को ट्रांसफर कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम आइटम, सेंट्रल एक्साइज ऑन वाइन, है ना, सेल टैक्स, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब वही हम पढ़ चुके हैं अप्रत्यक्ष कर की तुलना में लेबर कर, जिसमें होता है कि ऐसा नहीं है कि कर कर की दर लगातार बढ़ाने से कर राजस्व नहीं बढ़ता, है ना। एक तो लोग कर की चोरी करने लग जाते हैं, ऊपर से लोग क्या करते हैं, ऊपर से लोग ना काम करना छोड़ देते हैं। ये दिखाता है टैक्स रेट एंड टैक्स रिवेन्यू को। टैक्स रेट एंड टैक्स रिवेन्यू में संबंध दिखाता है। और टैक्स रेट ना जीडीपी को भी इफेक्ट करता है, या जीडीपी टैक्स रेट को इफेक्ट करती है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, पूरक हैं। अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर क्यों अच्छे माने जाते हैं? क्योंकि अप्रत्यक्ष कर ना प्रगतिशील होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे कि अप्रत्यक्ष कर होते हैं प्रगतिशील, तो ये प्रत्यक्ष कर होते हैं प्रगतिशील, आप समझ लीजिए। इंडिविजुअल थिंग है ना, कम्युनिटी पे लग नहीं रही। प्रत्यक्ष करों को होने का मतलब, प्रत्यक्ष करों में जो होने वाले परिवर्तन हो, जो जैसे आपने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, इससे वस्तु और सेवा के जो कीमत में थोड़ी परिवर्तन आ जाएगा, प्रभावित थोड़ी होगी। परंतु आपने अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दी, जीएसटी बढ़ा दिया आपने, तो इससे वस्तु और सेवा की कीमतों में परिवर्तन आ जाएगा। पेट्रोल के रेट बढ़ाइए आप, पेट्रोल के रेट बढ़ाइए, तुरंत सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, है ना। जीएसटी बढ़ा दीजिए, आटे पे जीएसटी बढ़ा दी थी 10%, अपने आप आटे के रेट हो जाएंगे ज़्यादा, है ना। ये हो गया, है ना। और ये
प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन लोगों की पसंद को प्रभावित करता है, इससे लोगों की कल्याण कम हो सकता है। ठीक है यार, कितनी गलती कर रखी है, कितना सही लिख रखा है यार। अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तन लोगों की पसंद को प्रभावित करता है, जिससे लोगों का कल्याण कम हो सकता है ना। अप्रत्यक्ष करों वस्तुओं की सेवाओं, ठीक है ये हम पढ़ लिया। लेबर कर के बारे में पढ़ लिया, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को दिखाता है। अब हमने वो चीज़ तो पढ़ लिया, वो तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल चीज़ है, उसमें कोई टेक्निकल चीज़ भी नहीं है। अब हम रिवेन्यू रिसिप्ट पढ़ने वाले हैं, ये भी सिंपल चीज़ है। सरकार को मिलने वाली वह आय, वह प्राप्ति मिलने वाली वह आय जिसकी प्राप्ति के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का कर विक्रय करना पड़ता है, वही उसका उल्टा है। या तो भाई पैसा कहाँ से आएगा, जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट में मान लो कोई बंदा है, जैसे कोई बंदा राजा महाराजा टाइप, जिसके पूर्वज राजा थे, और वो कोई काम धाम करता नहीं, तो उसको लिए क्या आएगा, वो या तो वो उधार लेगा अपनी प्रॉपर्टियों पे, या फिर कोई अपना महल वहल बेचेगा, वही सिस्टम है। है ना। इसके एग्जाम्पल है, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, रिकवरी ऑफ लोन हो गया। मतलब मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, है ना, तो वो हो गया। और रिकवरी ऑफ लोन, मान लीजिए आपने किसी को जैसे हमने 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 जैसे हमने सिरका को दे रखे हैं 30,000 रुपये, तो जो सिरका को हमने पैसे दे रखे हैं, हमारी संपत्ति है ना, वो हम लेंगे। अब हम अगर हम उससे हम पैसा ले लेते हैं तो हमारी संपत्ति कम हो जाएगी, तो वो हमारी आय हो जाएगी, है ना। एक एक मार्केट बोरिंग हो गया। मार्केट बोरिंग दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक तो घर में ही मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने दी थी, मुझे 500 रुपये दे दो, है ना। और एक एक्सटर्नल बोरिंग, जिसके लिए मैं मेरे पापा मम्मी का सहारा लूँगा, है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है और आरबीआई करता है। एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड, एंड और इसका चौथा एग्जाम्पल है अदर। और इसका चौथा एग्जाम्पल है अदर लाइबिलिटी, जिसमें अदर लाइबिलिटी में पीएफ आएगा, और तुम्हारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आएगा, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आएगा, सुरक्षा समृद्धि योजना आएगा। जो ये मार्केट, जो ये जैसे ये दो चीज़ें हैं ना, ये हमारी संपत्ति को कम करती हैं, संपत्ति को कम करती हैं। जैसे तुम्हारा, एक तो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी, भाई उस पर उधार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उस पर उधार हो गया, बेशक प्रॉपर्टी चली गई पर उधार तो नहीं हुआ। और किसी ने अपना लोन ले लिया तो भी उस पर उधार नहीं हुआ, चलो ये भी मान सकते हो थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा ठीक है भाई, अगले ने अपना प्रॉपर्टी बेची है। परंतु मान लीजिए कोई बंदा उधार ले रहा है, और अदर बोरोइंग जैसे कि पीएफ हो गया। एक तो उधार लेना, ये मान लीजिए आप कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, भाई 500 रुपये देते, भाई 1000 रुपये देते, 2000 रुपये देते। और अदर लाइबिलिटीज़ में आप हिंदुस्तान का एक बंदे के लिए मान सकते हो, जैसे उसने सोसाइटी खोली, कमेटी डाली, ये हो सकता है ना। तो इसमें तो, और ये जो अदर लाइबिलिटीज़ का पैसा आता है, ये तो आता है पब्लिक अकाउंट फंड में। और जो मार्केट बोरोइंग का पैसा जाता है, ये जाता है तुम्हारा, ये सरकार की देयताएँ बढ़ा रहा है ना भाई, सरकार को देना तो है ही, ये थोड़ी सरकार मार के बैठ जाएगी। तो सरकार को देना तो है ही, तो ये इसमें आपका आ गया। तो ये पब्लिक है ना। नोट इन द अबव मेंशन कैपिटल रिसिप्ट 1 एंड सेकंड आर कॉल्ड नॉन डेप्ट के, वो ही हम समझ गए। तो जो नॉन डेप्ट वाला है ना, इससे संपत्ति कम हो रही है, तो उसमें मतलब ये ऋण नहीं है। तो पहले और दूसरे को हमने करेंगे, पहले और दूसरे को हम नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट करेंगे। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, कोई कर नहीं बढ़ रहा है तुम पे, प्रॉपर्टी तुम्हारी थी, तुमने बेच दी, पर कर उधार तो नहीं बढ़ा ना तुम पे अपना। ये और जो दूसरे वाला है वो, और जो बाकी दो हैं वो डेप्ट हैं, वो मतलब आपको कर पैसा तो वापसी करना पड़ेगा भाई, मुझे तो मेरा चाहिए पैसा। इंटरनल बोरोइंग
द RBI इशू गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ मेजोरिटी मोर देन 1 ईयर। और RBI को ना अगर पैसा इकट्ठा करना है, जैसे देश में से पैसा इकट्ठा करना है, तो RBI बैंक के पास तो जाएगी नहीं, भाई मुझे कुछ पैसा है, जैसे मुझे ज़रूरत है, तो RBI ना बॉन्ड जारी करती है ना। और जो इन बॉन्ड की जो वैल्यू होती है ना, और ये बॉन्ड RBI राज्य सरकार के उस पर भी जारी कर सकती है, केंद्र सरकार पर जो इस बॉन्ड की वैल्यू होती है वो 1 साल होती है। और इस बॉन्ड को ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। अब जैसे हमने सरकार की प्राप्तियां पढ़ ली, प्राप्ति पढ़ ली सरकार की, हमने पढ़ लिया कि भाई कौन सी प्राप्ति होंगी, रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी, कैपिटल रिसिप्ट होंगी। रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं ना तो सरकार को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, और ना ही सरकार को भाई अपना उधार ना तो सरकार की संपत्तियों का विक्रय करना पड़ रहा है, ना ही सरकार की देयता बढ़ रही है। और कैपिटल रिसिप्ट में या तो सरकार अपनी या तो सरकार संपत्ति बेचती है, या फिर सरकार की देयता बढ़ती है। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई वो 2 टाइप की होती है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अक्सर प्रतिगामी होते हैं, है ना, और इनडायरेक्ट टैक्स प्रतिगामी नहीं होते, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में जो परिवर्तन होता है ना, वो अगर आप इनसे परिवर्तन करते हो तो वस्तु की कीमत और सेवा में परिवर्तन हो सकता है ना। इससे क्या होगा, लोगों की पसंद और नापसंद भी बदल सकती है, जिससे लोगों का कल्याण कम हो सकता है। उसके बाद हमने लेफर का पढ़ा, जो टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच में अंतर दिखाता है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट बेसिकली हमारी 4 टाइप की होती हैं। पहले में तुम्हारा आएगा डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरे में आएगा रिकवरी ऑफ लोन, तीसरे में आएगा मार्केट बोरिंग, जो 2 टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल करती है RBI, एक्सटर्नल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आ जाएगा अदर लाइबिलिटीज़, अदर बोरोइंग, जैसे PF हो गया, और तुम्हारा सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, किसान पोस्ट ऑफिस जमा हो गई। जो जो बोरोइंग होती है ना वैसी वाली, वो तो तुम्हारा उसमें जाती हैं, किसमें जाती हैं, वो तुम्हारा जाती हैं उसमें, वो तो जाती हैं उसमें पब्लिक अकाउंट फंड में। और ऊपर वाली जाती है, वो जाती है तुम्हारा उसमें, ठीक है। अब सरकार के खर्च 2 टाइप के खर्च होते हैं, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। राजस्व खर्च ऐसा खर्च होता है जिससे ना तो सरकार की संपत्ति बढ़ती है और ना सरकार की देनदारी कम होती है ना। जैसे उदाहरण के लिए ब्याज भुगतान, जैसे हमने ब्याज मेंटेनिंग एयरपोर्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे हमने ब्याज भुगतान किया, तो भाई सरकार की देनदारी थोड़ी कम हुई है। वेतन एंड पेंशन, कोई देनदारी कम नहीं हुई है। सब्सिडी, अनुदान, माफ़ी, ये भी ठीक है, कर्ज माफ़ी, कर्ज होगा, कर्ज लिख दिया। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत खर्च, ये ऐसे टाइप के खर्च होते हैं, या तो सरकार की देनदारी कम होती है, या सरकार की संपत्ति बढ़ती है ना। सरकार ऐसे खर्च होते हैं, या तो सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है, सरकार की देयताएं कम होती हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण, कोई हवाई अड्डा बनना, ऋणों का पुनर्भुगतान, ब्याज नहीं, पूरा का पूरा ऋण दे के आ रहे हैं, उसको हुक्म मार के आ रहे हैं, ले वेस साले, जैसे पापा ने सोसाइटी का पैसा चुका दिया जल्दी से, है ना। लोन टू PSU, स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, लोन स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, वो सरकार की संपत्ति बढ़ रही है ना, सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, जो आप रिकवरी ऑफ लोन में जाके, जिससे आपकी कैपिटल रिसिप्ट होगी। रिकवरी ऑफ लोन था ना, ये रहा ना, रिकवरी ऑफ लोन, जिससे आपको कैपिटल रिसिप्ट बनेगी। अब इसके लिए ना, जो एक्सपेंडिचर बनाया है, इसके लिए ना तुम्हारा सरकार ने ना एक नया वो निकाल दिया पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, एक स्कीम एक्सपेंडिचर, एक नॉन स्कीम एक्सपेंडिचर। अब स्कीम एक्सपेंडिचर में भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी मान लो कोर स्कीम, कोर ऑफ द कोर स्कीम, ऑप्शनल स्कीम। ये दिया था भाई 2017-18 में दिया था शिवराज सिंह चौहान, नीति आयोग का जो एक सब कमेटी बनी थी, उसके हेड थे शिवराज सिंह चौहान, उसने दिया था। इसमें नॉन स्कीम में तुम्हारा ऑल एक्सपेंडिचर, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, डिफेंस ग्रांट, एक्सेप्शनल ऑफ फ्यू, जैसे कुछ ग्रांट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में भी दिए जाते हैं। अब हम
प्रभावी कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। प्रभावी पूंजीगत खर्च, देखो एक तो इसमें होगा कैपिटल टोटल टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्लस में कैपिटल ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना, कैपिटल ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट कंडीशन, दो चीज़ें हो गई। देखो भाई, एक तो भाई जैसे मान लो पापा ने मुझे पैसा दिया। अब कोई पापा से कोई पूछता है बंदा कि भाई आप ये बताइए कि आपका प्रभावी पूंजीगत खर्च कितना हुआ। पापा बोले भाई एक प्लॉट तो मैंने ले लिया, है ना, एक प्लॉट ले लिया। बोले कि यार 1 करोड़ की इनकम में, मतलब मान लो 100 करोड़ की इनकम, मतलब 1 करोड़ की इनकम में आपने बस एक ही प्लॉट लिया। बोले हाँ लिया तो एक ही प्लॉट है। फिर दिमाग में आएगा नहीं, मैंने सानू को पैसा दिया था, सानू को पैसा किस लिए दिया था, प्लॉट खरीदने के लिए। तो 10% तो मैंने पैसा दिया, तो उससे भी मेरा प्लॉट आया, उससे भी तो पूंजी तो बनी ना, पूंजी का निर्माण तो हुआ ना, तो वो भी हो जाएगा। तो इसमें एक प्रभावी पूंजी खर्च में क्या आएगा, ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंडीशन ऑफ कैपिटल वो, एंड देन तुम्हारा वो आ जाएगा एक अब सरकार के घाटे पड़ने वाले हैं, है ना। अब पहला रिवेन्यू घाटा, रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू रिसिप्ट, ये हो जाएगा इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। इसमें आप मान लो जैसे पीछे हमने पढ़ा था, जो रिवेन्यू खर्चा था उसमें केंद्र सरकार, उसमें जो रिवेन्यू खर्चा था उसमें ना, ये रहा जो रिवेन्यू खर्चा था उसमें अनुदान भी शामिल था। अनुदान भी शामिल था। परंतु आप अगर आप इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट चाहते हो तो रिवेन्यू डेफिसिट माइनस में कैपिटल ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट, है ना, कैपिटल ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट, फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर प्लस में रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस में एनडीसीआर, है ना। अब देखो, क्योंकि हम इसमें ना मार्केट बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़ को, अदर बोरोइंग को शामिल नहीं करते, क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं है ना। हम इसमें इनकम को शामिल करते हैं। मार्केट बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज आर नॉट इंक्लूड बट इन द टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, वही हम समझ गए। फिजिकल डेफिसिट में हम मार्केट बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ को शामिल नहीं करते, है ना। वही जो फिजिकल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये सुखमोही चक्रवर्ती ने दिया था। और ये है ना, और ये जो वो होता है फिजिकल डेफिसिट, ये गवर्नमेंट की ना बोरोइंग को दिखाता है, गवर्नमेंट की बोरोइंग कि भाई, मतलब जैसे मान लो किसी की इनकम हो गई, जैसे किसी बंदे ने प्रोग्राम बनाया कि भाई मुझे अपनी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए खर्च करने हैं, या मुझे अपने बच्चे के बर्थडे में 5 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो उसने देखा यार रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ जाएगा मेरा, मैं कमा के ले आऊँगा, और जो मैंने कमा के ले आऊँगा, और तो और जो मैंने किराया, और इससे मेरा किराया है तो किराया भी आ जाएगा तुम्हारा, वो मुझे मिल जाएगा 5 लाख, तो मुझे 3 लाख रुपये वो मिल जाएगा, है ना। और फिर मैं अपनी संपत्ति बेच दूंगा, 25,000 रुपये की चैन बेच दूँ, 50,000 रुपये की जो मेरी चैन है वो बिक जाएगी, तो 3.5 लाख रुपये हो गया। देन जो मैंने लोगों को लोन दे रखा है तो वो मुझे 4 लाख मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब उस बंदे ने सब कुछ ऐड कर दिया, खर्चा के सामने सब ऐड कर दिया। मुझे लगेगा यार अब मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या की ज़रूरत है, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। तो 100 रुपये के लिए वो अपनी बीवी से बोलेगा कि भाई तू अपने मायके से मांग के ला या कहीं से मांग, है ना। और खुद भी कोशिश करेगा बेचारा, और खुद बंदा कमेटी डालेगा, और जिससे उसके पैसे आ जाएंगे वो थोड़ा काम चल जाएगा उसका। ठीक है, बजट डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट में एनडीसीआर भी डाउनलोड कर लो। बजट डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर, हम जीरो बजट डेफिसिट को फॉलो कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर प्लस में टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज। प्रेजेंट गवर्नमेंट जीरो बजट, जिस दिन गवर्नमेंट जीरो बजट से माइनस, इससे भी माइनस में चले जाती है ना, जो श्रीलंका जैसी कंट्रीज है, जो विश्व में सारी कंट्रीज हैं,
जैसे बोलते हैं ना भाई, उतनी पैर फैलाओ जितनी चादर हो, परंतु चलो उधार लेके भी काम चल रहा है, पर आप तो भाई आपका तो उधार से भी काम नहीं हो रहा। उस बंदे का जिसको बर्थडे है, उनने भाई साहब फ्री पार्टी और तो दारू पिला रहा है और ये सब कर रहा है, तो उसको भाई उसका तो कति कति भट्टा बैठ जाएगा। जो श्रीलंका जैसी गवर्नमेंट है, श्रीलंका जैसी चीज़ है, वहाँ पर एक तो उन्होंने क्या किया, एक तो उनका रिवेन्यू डेफिसिट घट गया, कैपिटल डेफिसिट भी कम हो गया, देन मार्केट बोरिंग का सिस्टम खत्म हो गया, उनको पैसे नहीं बचे, उनका वो बजट पूरा नहीं कर पा रहे। आफ्टर कोविड कंट्री डिड नॉट बिकम ट्रबल, वो ठीक है। और इसे हम मोनेटाइज डेफिसिट भी बोलते हैं, इसे कवर करने के लिए सरकार क्या करती है, नोट छाप देती है। सरकार नोट छाप देती है। अब मार्केट बोरिंग नहीं हो रहा, तो सरकार क्या करेगी, नोट, तो सरकार क्या होगी, आरबीआई उनका सेंट्रल बैंक होगा, उससे बोलेंगे भाई पैसा चाहिए हमें, तो वो नोट छाप देगा, मार्केट में नोट आ जाएंगे, इससे सरकार को बेनिफिट हो जाएगा, पर ये उनके लिए ट्रबल बन जाता है। प्राइमरी डेफिसिट, इसमें क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट रेट, ये डेवलप कंट्री फॉलो करती हैं, हम फिजिकल डेफिसिट फॉलो करते हैं, ये तो बेकार ही है। FRBM एक्ट आया था, जो टैक्स होता है ना, वो हम नॉमिनल जीडीपी और फिजिकल डेफिसिट भी नॉमिनल जीडीपी। दो 2003 में आया था FRBM एक्ट। 2003 में आया था FRBM एक्ट, है ना, और इम्प्लीमेंट किया 2004 में, और ये ग्राम्स और रॉडमैन हॉलिंग एक्ट के ऊपर निर्भर था। इसका टारगेट था रेवेन्यू डेफिसिट को 8-9 तक ख़त्म करना और फिजिकल डेफिसिट को 3% तक लाना, है ना। USA में मंदी आ गई, इसलिए पूरा नहीं कर पाए। नए लक्ष्य हमारे 2025-26 तक फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को 4.5 तक करना, रेवेन्यू डेफिसिट को, और तुम्हारा जो ऋण जीडीपी का अनुपात है उसे 7% करना 2025 में। वित्त आयोग, केंद्र राज्य के मध्य आर्थिक विषमता को, की क्षमता में पाए जाने लंबत और क्षैतिज असंतुलन को कम करना। लंबत असंतुलन केंद्र और राज्यों के बीच में होते हैं, है ना, ये सभी इसका निर्माण संवैधानिक प्रावधान द्वारा है। क्षैतिज असंतुलन राज्यों के मध्य होते हैं, इसका मेन काम होता है आर्थिक विकास, कितना किया है आपने ना। 15वां वित्त आयोग ने लंबत असंतुलन वित्त आयोग द्वारा केंद्र सभी राज्य केंद्र को केंद्रीय करों का, ना कि जीडीपी का, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल ग्रांट, और स्ट्रक्चरल ग्रांट दिए जाएंगे 10 लाख करोड़ रुपए जनसंख्या के आधार पर। आय की दूरी 45%, जनसंख्या 15 एक तो 12.5% है। आज को कर प्रभाव डेमोग्राफिक, ये 12.5 और 15 ये हो गया, क्षेत्र 15 हो गया, आय की दूरी ये ठीक है। जीएसटी डुअल नेचर है, ये बताया हमें, सहकारी संघवाद की भावना को दिखाता है। ये हो गया नोट, ये इसमें वैल्यू एडिशन जैसे टुक्स हैं, हैविंग फीचर ऑफ ICT, गिविंग ट्रेडर टू प्रोड्यूसर नॉट कंज्यूमर, अलाउ टू ऑफसेटिंग और रिफंड, है ना। ठीक है, सिंपल चीज़ है, बेसिक को
एक तो मेन चीज़ है जुमाइन को हम कभी जीएसटी में नहीं ला सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जीएसटी ने टैक्स नहीं देना, ब्लैक मनी टैक्स बचा लेना, डर्टी मनी सोर्स इलीगल है ना। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी, रेवेन्यू लॉस होता है, शैडो इकोनॉमी होती है। देन टैक्स अवॉइडेंस, लीगल रूट लेकर टैक्स बचना, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ये OECD एंड G20 का इसका 2 पिलर है। एक 20 बिलियन यूरो वाला है, इसमें 25% टैक्स देना पड़ेगा ऑपरेशन कंट्रीज में। एक तुम्हारा पिलर 2 है, $700 मिलियन टन वाली कंपनी के ऊपर, जिसमें 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, है ना। ठीक है। होम कंट्री सम बेस रोजन प्रॉफिट शेयरिंग, G20 गार जनरल एंटी एविडेंस रूल रूल लिख दिया। ग्लोबल एंटी बेस प्रो इरोजन पिलर 2 मिनिमम, ठीक है। पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंडिया रूल फॉर कंट्रोल अवॉइडेंस, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, G20 OECD, गूगल टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। 2% है, ये पता ही है। ये मनी एंड बैंकिंग, ये हमने पढ़ाई है। फिर वो और देख लेते हैं, सब कंप्लीट होगा। ठीक है, ये पता ही है, GNP पता है, स्टूडेंट्स भी पता है, स्लोडाउन भी पता है, रिसेशन भी पता है, मेलडाउन भी पता है, स्टूडेंट्स भी पता है, GDP भी पता है। थैंक यू।